दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अतिरिक्त तथ्यों को जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन है उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या मूल कर्तव्य। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर उद्देशिका हो जाएगा, ऑप्शन ए। आप जान लीजिए कि भारत के संविधान निर्माताओं का मत उद्देशिका यानी प्रियम्बुल में प्रतिबिंबित होता है। ये संविधान निर्माताओं की मनः स्थिति को समझने की कुंजी है और संविधान निर्माताओं के सिद्धांतों को प्रदर्शित करता है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में संविधान के निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए। एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र घोषित किया गया है। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। और आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक। तो याद रखिएगा, ऐसे इस विकल्प में तो हमने कर दिया है, लेकिन भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष नहीं बल्कि पंथ निरपेक्ष और प्रजातांत्रिक नहीं बल्कि लोकतंत्रात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में, भाग 3 में, भाग 4 में या भाग 1 में? तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रस्तावना में। दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, मूल तत्व, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। तो याद रखिएगा, संविधान के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में हम भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? तो सही उत्तर है उद्देशिका यानी ऑप्शन सी। दोस्तों, भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर के एम मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्मपत्री या पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय या मोहम्मद अली जिन्ना। तो सही उत्तर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दोस्तों, जान लीजिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं, कब? तो इस प्रश्न को बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, चाहे वो सामान्य ज्ञान हो, सामान्य अध्ययन हो या अध्यापक भर्ती परीक्षाएं जो नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित होती हैं, उसमें ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में
धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए थे किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो आप जानते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन के द्वारा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ऑप्शन है ये लागू किया जा सकता है, ये लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जाता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये लागू नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आप जान लीजिए प्रस्तावना का विधिक स्वरूप ये है कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है किस शब्द से? प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्द से या हम भारत के लोक शब्द से। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में जो संविधान की प्रस्तावना है वो हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों से शुरू होती है, इसलिए भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ ये होता है कि जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है और सभी शक्तियां जनता में निहित हैं। अगला प्रश्न है, किस बात के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है बेरूबारी, सज्जन सिंह, गोलकनाथ या केशवानंद भारतीवाद। तो सही उत्तर बेरूबारीवाद ऑप्शन ए। दोस्तों, इनरी बेरूबारी यूनियन यानी 1960 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका यानी प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया था। तो याद कर लीजिए, बेरूबारीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले ये घोषित किया था कि उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन बाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय को पलटते हुए उद्देशिका को संविधान का भाग माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर संसद। तो सही उत्तर संविधान की प्रस्तावना ऑप्शन बी। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना ये संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है और आप जानते हैं कि संविधान में जो संविधान निर्माताओं के आदर्श और सिद्धांत थे वो इसमें स्पष्ट होते हैं। इसके अलावा जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का सार, अपेक्षा, उद्देश्य और उसका लक्ष्य तथा दर्शन को स्पष्ट करती है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 2, 3, 1 या 4? तो बताइए। 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। जब आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो स्पष्ट होता है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। तो याद रखिएगा, संविधान की उद्देशिका में कुल 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रस्तावना का वह भाग जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है पंथ निरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद या गणतंत्र। तो सही उत्तर प्रजातंत्र या लोकतंत्र ऑप्शन बी। दोस्तों, याद रखिएगा कि संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने का संकल्प व्यक्त किया गया है और वयस्क नागरिकों को मतदान के अधिकार से ही प्रजातांत्रिक व्यवस्था सृजित होती है, इसलिए ये प्रजातंत्र यानी लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा है।
अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? 3 बार, 2 बार, 1 बार या संशोधन नहीं किया गया है। तो दोस्तों आप जान लीजिए कि केवल एक बार 1976 में, आप सभी जानते भी होंगे कि भारतीय संविधान की उद्देशिका का संशोधन केवल एक बार किया गया है और वो था 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके द्वारा उद्देशिका में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? ऑप्शन ए है सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य, बी है समाजवादी, सी है धर्मनिरपेक्ष और डी है संघीय। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? संघीय अभिव्यक्ति या शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट घोषित किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, महत्वपूर्ण है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है किसका? देखिए, न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का या वयस्क मताधिकार का। तो सही उत्तर वयस्क मताधिकार का उल्लेख प्रस्तावना में नहीं है। दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में न्याय, भ्रातृत्व और प्रतिष्ठा की समानता का उल्लेख है, लेकिन वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचनों का होना उल्लिखित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, या संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तथा मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है। प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या संविधान में आगे मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य वाले अध्याय में दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? उद्देशिका और मूल अधिकार में, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी ऑप्शन बी में। भारतीय संविधान के उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्थिक न्याय की परिकल्पना और उद्देश्य का उपबंध किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? बी.आर. अम्बेडकर ने, बी.एन. राव ने, महात्मा गांधी ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो सही उत्तर है संविधान की प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी के समक्ष प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था और जो उनके द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव था वही बाद में प्रस्तावना बनी थी। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता या फिर आर्थिक स्वतंत्रता की? तो आप जान लीजिए दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या प्रियम्बुल में आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। विचार, धर्म, विश्वास, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कही गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, इसके अलावा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन है, लेकिन आप जान लीजिए आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है?
सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, न्याय, राजनीतिक न्याय या फिर धार्मिक न्याय। तो सही उत्तर दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना में धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में केवल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। धार्मिक न्याय का उल्लेख जो है ये प्रस्तावना में नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय गणतंत्र 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 की सही संवैधानिक वस्तु स्थिति पूछ रहा है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही स्थिति ये थी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था 26 जनवरी 1950 को भारत की संवैधानिक स्थिति। कैसे? तो आप जान लीजिए 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान या गणतंत्र की शुरुआत हुई तो संवैधानिक वस्तु स्थिति भारतीय संविधान की तत्कालीन उद्देशिका के अनुसार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द इसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 2 के द्वारा जोड़े गए थे। लेकिन जब जो हमारा संविधान है वो जब लागू हुआ तो सही संवैधानिक वस्तु स्थिति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है 3, 5, 2 और 1। कैसे? तो आप जान लीजिए दोस्तों, भारत के संविधान में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता यानी 5 प्रकार के स्वतंत्रता। समानता में आप जान लीजिए कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, तो 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार के भ्रातृत्व की बात कही गई है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, बिल्कुल सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य यानी जस्टिसिएबल नहीं है, तो बिल्कुल सही है। और इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, तो किया गया है एक बार। और चौथा है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, संविधान की उद्देशिका के संबंध में 1, 2 और 4 आपके सही हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत और संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य प्रस्ताव अंततोगत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका बना था। प्रस्तावना को लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। यद्यपि संविधान के जो विशिष्ट प्रावधान हैं उनको ये रद्द नहीं कर सकती, फिर भी केशवानंद भारती बनाम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट क्षेत्रों की व्याख्या करने में किया जा सकता है और उद्देशिका में संशोधन संभव है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत के संविधान, देखिए, भारत के संविधान के आमुख या प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है क्या? ऑप्शन है सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। तो ये सभी चारों सही हैं संविधान के प्रस्तावना के लक्ष्यों के अनुरूप। दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करना है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि भारत के संविधान की उद्देशिका, ऑप्शन है संविधान का भाग है लेकिन कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। ये आपका जो है संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। बी है संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती।
तीसरा है एक संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग संविधान का भाग है, लेकिन उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। बिल्कुल सही। संविधान की उद्देशिका की सही व्याख्या ऑप्शन डी है। तो आप जान लीजिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, ये कब का है? 1973 का। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय की बृहत संविधान पीठ ने ये निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। यद्यपि उद्देशिका जो है वो संविधान का भाग है और संविधान के अन्य भागों के निर्वचन या व्याख्या में इसकी सहायता ली जा सकती है, लेकिन संविधान के अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उद्देशिका का कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में संविधान की उद्देशिका, प्रस्तावना या प्रियम्बल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड के साथ विभिन्न राज्यों द्वारा अध्यापक भर्ती परीक्षाएं जो आयोजित की जाती हैं राजनीति विज्ञान विषय और नागरिक शास्त्र से, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है। वो अभ्यर्थी भी इस वीडियो की मदद अपनी तैयारी में ले सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।